नमस्कार दर्शकों, अगर आप सरकारी अध्यापक हैं और आप किसी स्कूल में पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपका करियर सिर्फ एक सर्टिफिकेट पर टिका हुआ है, तो यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश के लाखों शिक्षकों की किस्मत ही पलट दी है। एक ऐसा फैसला जिसने साफ साफ कहा कि अगर सरकार खुद परीक्षा समय पर न करा पाए तो उसकी गलती का बोझ मासूम शिक्षकों पर नहीं डाला जा सकता। सवा दशक तक चली इस लड़ाई में हजारों बार दफ्तरों के चक्कर, सैकड़ों बार सुनवाई, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी सच्चाई सामने रख दी जिसने बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज हम उस पूरे मामले की कहानी, सच्चाई, कानूनी पेचीदगियां और सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपका भी अपॉइंटमेंट टीईटी के कारण खतरे में पड़ सकता है? क्या यह फैसला पूरे देश के टीईटी क्वालिफाइड और नॉन टीईटी टीचर्स पर लागू होता है? और क्या सरकार अब पीछे हट सकती है या रिव्यू पिटीशन दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ला सकती है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कानून टीवी पर। आज हम उस पूरे मामले की कहानी, सच्चाई विस्तार से बताएंगे। तो भारत के शिक्षा तंत्र में एक चीज हमेशा विवादित रही है कि शिक्षकों की नियुक्ति में योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। टीईटी लागू हुआ ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुधर सके, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब सरकार द्वारा खुद टीईटी परीक्षा समय पर आयोजित नहीं की गई। फिर उन्हीं शिक्षकों को गलत ठहराकर नौकरी से निकाल दिया गया। यह मामला है उमाकांत व एक अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2025 INSC 1273। ठीक इसी विसंगति का ये प्रस्तुत मामला जीवंत उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2025 को यह फैसला सुनाकर साफ कर दिया कि जब कानून कहता है कि टीईटी पाने के लिए 2019 तक का समय था, तो आप 2018 में यह कहकर किसी को नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं कि उसे 2012 में टीईटी पास या क्वालिफाइड होना चाहिए था। यह सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि पूरे देश के उन शिक्षकों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो सालों से अपॉइंटमेंट इरेगुलरिटीज के नाम पर परेशान होते रहते हैं। सबसे पहला कदम था इसमें एनसीटीई का नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 का। एनसीटीई ने राइट टू एजुकेशन एक्ट की सेक्शन 23(1) के तहत कहा कि शिक्षक बनने के लिए डीएलएड या बीएड जैसी योग्यताओं के साथ साथ टीईटी पास करना अनिवार्य है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि टीईटी कब आयोजित होगा, राज्यों में पहली परीक्षा कब होगी, इसकी कोई बाइंडिंग टाइमलाइन उस समय एनसीटीई के द्वारा नहीं दी गई। दूसरा कदम यह आता है कि जुलाई 2011 में भर्तियां शुरू हुई। ज्वाला प्रसाद तिवारी जूनियर हाई स्कूल कानपुर नगर में एक मान्यता प्राप्त जो विद्यालय था और अनुदानित जूनियर हाई स्कूल है। 25 जून 2011 को 4 सहायक अध्यापकों की भर्ती का आदेश जारी हुआ और 3 जुलाई 2011 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ। 16 जुलाई 2011
आवेदन की अंतिम तिथि। उस समय तक उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षा आयोजित ही नहीं की गई थी। राज्य सरकार द्वारा पहला टीईटी परीक्षा 13 नवंबर 2011 को आयोजित किया गया। इसका मतलब एप्लीकेंट्स के पास टीईटी हासिल करने का आवेदन करने के समय कोई मौका ही नहीं था। कदम तीसरा इसमें यह हुआ कि नवंबर 2011 में जब टीईटी परीक्षा पहली बार हुई तो 13 नवंबर 2011 यूपी टीईटी की पहली बार परीक्षा आयोजित की गई। 25 नवंबर 2011 को अपीलांट नंबर 2 ने टीईटी परीक्षा पास कर ली। 2012 तक कोई अनिवार्यता नहीं बताई गई थी। स्टेप 4 13 मार्च 2012 को उनकी नियुक्ति हुई। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने चयन की अनुमति दी और 17 मार्च 2012 को दोनों अपीलांट्स को उनके पद पर सहायक अध्यापक के पद पर ज्वाइनिंग दे दी गई, यानी नियुक्ति कानूनी रूप से वैध थी। भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं बताई गई। टीईटी उस समय तक होना संभव ही नहीं था। स्टेप 5 अपीलांट नंबर 1 ने भी टीईटी पास किया 2014 में। 24 मई 2014 को दूसरे अपीलांट ने भी टीईटी क्वालिफाई कर लिया। इस तरह दोनों शिक्षकों ने टीईटी पार कर लिया था। दोनों ने 2014 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो टीईटी की थी वो हासिल कर ली थी और दोनों 2015 से 17 तक बिना किसी शिकायत के काम करते रहे। अचानक तब झटका लगा दोनों शिक्षकों को जब 2018 में दोनों की नौकरी 12 जुलाई 2018 को समाप्त कर दी गई। बीएसए ने यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अचानक एक आदेश भेजकर दोनों शिक्षकों की नौकरी समाप्त कर दी। आदेश में सिर्फ एक ही कारण लिखा था, नियुक्ति के समय आप टीईटी पास नहीं थे, इसीलिए नियुक्ति गैर कानूनी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब टीईटी परीक्षा 2012 में हुआ ही नहीं था तो क्या अध्यापक 2011 में टीईटी पास कर सकते थे? क्या ऐसी क्वालिफिकेशन जो मौजूद ही नहीं थी उसके आधार पर किसी की नौकरी कैसे छीनी जा सकती है? क्या 2014 तक टीईटी पास कर लेने के बावजूद नौकरी समाप्त करना उचित था? यही विवाद सुप्रीम कोर्ट तक अंततः पहुंचा। हाई कोर्ट ने दोनों बार, पहली बार सिंगल बेंच के सामने 12 मार्च 2024 को मुकदमा सुनवाई हुआ और जिसके खिलाफ डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील दाखिल की गई जो 1 मई 2024 को तय कर दी गई। दोनों ही न्यायालयों ने एक ही तर्क दिया कि नियुक्ति के लिए टीईटी आवश्यक था, क्योंकि नियुक्ति के समय टीईटी था ही नहीं, इसीलिए टर्मिनेशन सही है। लेकिन हाईकोर्ट ने सेक्शन 23 के अमेंडमेंट प्रोविजो को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वही प्रोविजो जिसने पूरी तस्वीर ही अब सुप्रीम कोर्ट में बदल कर रख दी है। सेक्शन 23 पूरा खेल इसी में समाया हुआ है। 9 अगस्त 2017 को राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 23 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसमें न्यू सेकेंड प्रोविजो जोड़ा गया, जिसमें कहा था कि जो भी शिक्षक 31 मार्च 2015 को अपने पद पर नियुक्त थे, अगर उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन टीईटी की नहीं थी तो उन्हें 4 साल यानी 31 मार्च 2019 तक योग्यता हासिल करने का समय दिया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब था कि 2015 तक जो भी शिक्षक नियुक्त थे उन्हें टीईटी क्वालिफाई करने का मौका था। 2019 तक टीईटी हासिल करने की वैध अवधि थी। बिना क्वालिफिकेशन वाले शिक्षक भी 2019 तक सुरक्षित थे। अब विवादित मामला जो प्रश्नगत मामला है उसमें क्या गड़बड़ी हुई? दोनों अपीलांट 2012 से नियुक्त हुए, दोनों 2015 में पद पर कार्यरत थे, दोनों ने 2014 तक टीईटी परीक्षा पास कर ली थी। तो क्या वे 2019 तक क्वालिफिकेशन हासिल करने की सीमा से पहले क्वालिफाई नहीं हो गए थे? हाँ,
पूरी तरह क्वालिफाई हो चुके थे। वो तो टर्मिनेशन क्यों किया गया? यही हाई कोर्ट ने सबसे बड़ी बेहद गंभीर कानूनी भूल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जो दोनों ओर से तर्क दिए गए, दोनों पक्षों ने क्या किया? जब केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क पूरे दमखम के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए। अपीलांट और शिक्षकों का तर्क था, जिसको सीनियर एडवोकेट अमित आनंद तिवारी ने प्रस्तुत किया। पहला टीईटी की ही नवंबर 2011 में हुआ। इसका मतलब 2011 के विज्ञापन के समय टीईटी पास होना संभव ही नहीं था। नंबर 2, दोनों शिक्षकों ने 2014 तक टीईटी परीक्षा पास कर ली थी, यानी वे पूरी तरह क्वालिफाइड हो चुके थे। नंबर 3, सेक्शन 23 के अमेंडमेंट 9 अगस्त 2017 के अनुसार 31 मार्च 2015 तक पद पर नियुक्त मौजूद सभी शिक्षकों को योग्यता प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया था और दोनों ही शिक्षक 2012 से सेवा में थे, 2015 तक पद पर थे, 2014 तक टीईटी परीक्षा पास कर चुके थे, मतलब अमेंडेड प्रोविजो के दायरे में आते थे। इसीलिए 2018 में किया गया दोनों अध्यापकों का टर्मिनेशन पूरी तरह अवैध था। इसके विपक्ष में स्टेट ऑफ यूपी ने तर्क दिया कि टीईटी एक न्यूनतम योग्यता है, नियुक्ति के समय टीईटी पास होना अनिवार्य है, इसीलिए नियुक्ति अब भी अवैध है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य सरकार ने ईमानदारी के साथ ये स्वीकार किया कि दोनों शिक्षकों ने 2014 तक टीईटी की परीक्षा पास कर ली थी, यानी राज्य ने खुद माना कि वे 2018 में पूरी तरह क्वालिफाइड थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में गहरा विश्लेषण किया। अब यहां से असली कानून का जादू शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप बाय स्टेप पूरा विवाद खोला। सेक्शन 23 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था वो क्या कहता है? सेक्शन 23 राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षक की मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करता है। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून का मकसद योग्य शिक्षक उपलब्ध कराना है, न कि प्रशासनिक देरी का दंड मासूम शिक्षकों को देना। यह बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का। टीईटी कब लागू हुआ और टीईटी कराना किसकी जिम्मेदारी थी? कोर्ट ने रिकॉर्ड से देखकर साफ कहा कि नोटिफिकेशन 2010 में जारी हुआ, लेकिन यूपी में पहला टीईटी की परीक्षा 2011 में आयोजित हुई, यानी नियुक्ति तिथि 3 से 16 जुलाई 2011 तक उत्तर प्रदेश में टीईटी अस्तित्व में ही नहीं था। इसका मतलब है टीईटी परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी सरकार की थी और टीईटी न होना उम्मीदवारों की गलती नहीं थी। यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अलग दिशा में कदम रखा। 2017 में अमेंडमेंट सेकंड प्रोविजो पर सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण किया था। यह जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोविजो कहता है, जो शिक्षक 31 मार्च 2015 तक पद पर थे, उनके पास योग्यता न होने पर भी टीईटी परीक्षा पास करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय मिलेगा। अब फैक्ट देखिए, दोनों शिक्षक 2012 से नियुक्त हैं, 2015 में अपने पद पर कार्यरत थे, 2014 तक दोनों के पास टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने का सब प्रमाण पत्र था। तो कोर्ट ने कहा कि यह कैसे माना जा सकता है कि जब वे 2018 में अनक्वालिफाइड थे, जब 2014 में जबकि वे क्वालिफाइड हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को करारा झटका या तीखी टिप्पणी कह सकते हैं। कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने यह मान लिया कि नियुक्ति के समय टीईटी होना अनिवार्य था,
लेकिन उसने यह नहीं देखा कि कानून ने शिक्षकों को 2019 तक का समय दे रखा है पहले से ही। यह शब्द हाईकोर्ट रीजनिंग को सिरे से खारिज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेटिव फाइंडिंग्स। कोर्ट ने की मेन फाइंडिंग का कानून टीवी स्टाइल में अब हम सार प्रस्तुत करते हैं। फाइंडिंग 1, शिक्षक 2018 में क्वालिफाइड थे। कोर्ट ने कहा 24 मई 2014 तक दोनों शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा पास कर ली थी, इसीलिए वे 12 जुलाई 2018 को पूरी तरह क्वालिफाइड थे। फाइंडिंग नंबर 2, 2017 अमेंडमेंट एक्ट उन्हें संरक्षण देता था। कोर्ट ने कहा कि वे 31 मार्च 2015 तक पद पर थे, इसीलिए 2019 तक क्वालिफिकेशन टीईटी की हासिल करने की अवधि उनको प्राप्त थी। फाइंडिंग नंबर 3, टर्मिनेशन का सिर्फ एक आधार था, टीईटी पास न होना नियुक्ति के समय। कोर्ट ने कहा कि बीएसए के आदेश में टीईटी के अलावा कोई भी अदर ग्राउंड नहीं दी गई थी, इसीलिए टर्मिनेशन अवैध है, यानी पूरी कार्रवाई का आधार ही गलत था। फाइंडिंग नंबर 4, हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह गलत है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कानून की सही व्याख्या नहीं की, इसीलिए उनका फैसला क्वैश किया जाता है। यह सीधा सीधा हाई कोर्ट की रीजनिंग को असंवैधानिक घोषित करना है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश ऑपरेटिव पार्ट यह था कि जिसमें कोर्ट ने न्याय दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया, हाई कोर्ट का सिंगल बेंच जजमेंट रद्द। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जजमेंट जो स्पेशल अपील में दिया गया था वह भी रद्द। बेसिक शिक्षा अधिकारी का टर्मिनेशन आर्डर रद्द। दोनों शिक्षकों को तत्काल रीइंस्टेटमेंट किया जाए, बैक वेजेज नहीं मिलेंगे। और लास्ट, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस प्लस सीनियरिटी, सभी कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे दोनों टीचरों को। यह एक बैलेंस्ड आदेश है। बैक वेजेज नहीं, क्योंकि सरकारी कोष पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस यानी नौकरी पर उनकी कोई नुकसान न हो। सीनियरिटी यानी प्रमोशन में भी उनके कोई रुकावट न आए। ओवरऑल यह एक प्रो टीचर और प्रो जस्टिस फैसला है। यह फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर शिक्षक ने 2019 तक टीईटी पूरा कर लिया तो 2011-12 में टीईटी न होने की को अयोग्यता नहीं कहा जा सकता। इस एक लाइन का असर पूरे देश में पड़ेगा, केवल यूपी में ही नहीं। भाग 10, क्या यह फैसला सिर्फ 2 शिक्षकों का मामला है या पूरे देश के लिए मार्गदर्शक निर्णय का काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं लिखा कि जजमेंट लैंडमार्क या प्रेसिडेंट सेटिंग है, लेकिन कानूनी सिद्धांत कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन यानी कानून की व्याख्या पर अंतिम राय देता है तो वह पूरे देश की अदालतों पर बाइंडिंग हो जाती है। इस मामले में कोर्ट ने सेक्शन 23 राइट टू एजुकेशन एक्ट प्लस एनसीटीई रूल्स प्लस टीईटी क्वालिफिकेशन पर स्पष्ट निर्णय दिया है, इसीलिए ये फैसला पैन इंडिया लागू होगा। हर राज्य की अदालतें इसको फॉलो करेंगी। सभी शिक्षक टर्मिनेशन मामलों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। 2011 से 19 के बीच नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए ये आदेश एक जीवन दान देने वाला है। जिनकी नियुक्ति 2011 से 15 के बीच हुई, जिन्होंने टीईटी बाद में पास किया 2011 से 19 में, जिन्हें अपॉइंटमेंट के समय टीईटी न होने के आधार पर निकाला गया था या जिनकी सेवा पर आज भी तलवार लटक रही है, जिन पर ऑडिट रिपोर्ट, इंक्वायरी या स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रश्न उठाए हैं, अगर उनकी नियुक्ति 2015 तक हो चुकी थी तो शिक्षकों को 2019 तक टीईटी पास करने का समय मिलता है। मतलब टीईटी 2012 या 2013 या 2014 में किया हुआ है तो वह वैध है। टीईटी 2018 या 19 में किया गया वह भी वैध है।
अपॉइंटमेंट के समय टीईटी न होना अब टर्मिनेशन का ग्राउंड नहीं रह गया है। यूपी टीईटी, सीटीईटी और स्टेट टीईटी तीनों पर अब इस आदेश का बराबर असर होगा। कानून सेंट्रल एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पर है। एनसीटी का नियम पैन इंडिया है। टीईटी सभी राज्यों में इसी नियम को फॉलो करती है, इसलिए इसका असर पूरे देश की टीईटी, बीईटी, एसटीईटी सभी प्रदेशों में समान रूप से लागू होगा। और टीईटी क्वालिफिकेशन के लिए 2019 तक की अवधि एक स्टैट्यूटरी राइट बन चुकी है। अब यूपी की बेसिक शिक्षा परिषद पर इस आदेश का क्या असर पड़ेगा? यूपी में 2011 से 17 के बीच की नियुक्तियों में सबसे ज्यादा विवाद रहा है। इन सब का एक ही आधार था कि अपॉइंटमेंट के समय उम्मीदवारों के पास टीईटी सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार को ही अब खत्म कर दिया है। अब इसका यह असर होगा कि हजारों टर्मिनेशन इलीगल ठहर सकते हैं। पेंडिंग रिट पिटीशन में टीचर्स की जीत की कगार पर होंगे। बीएसए अब मनमाना टर्मिनेशन आदेश नहीं कर पाएंगे। पुरानी इंक्वायरी रिपोर्ट्स अब कमजोर पड़ जाएंगी। बैकलॉग मैनेजमेंट में भी बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट पर अब दबाव पड़ेगा। हाई कोर्ट के पुराने सभी मामले अब संदिग्ध घोषित हो चुके हैं, क्योंकि 2017 अमेंडमेंट ने क्वालिफिकेशन पूरा करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया था। क्या यह जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव है? बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 23 की व्याख्या की है। व्याख्या हमेशा शुरू से लागू होती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका होता है। इसका मतलब है कि 2011 से आज तक जिन भी नियुक्तियों में टीईटी टाइमिंग इशू रहा है, सभी पर यह फैसला समान रूप से लागू होगा और यह असाधारण प्रभाव वाला बिंदु है। क्या जिन शिक्षकों को पहले निकाला गया वे वापसी पा सकते हैं? सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अगर टर्मिनेशन का आधार था कि नियुक्ति के समय टीईटी न होना, टीईटी लेट क्वालिफाई करना या एडवर्टाइजमेंट डेट को टीईटी न होना, तो अब स्थिति यह बन चुकी है कि टर्मिनेशन अब लीगली सस्टेन नहीं हो सकता। इस ग्राउंड पर टीचर्स अब कर सकते हैं फ्रेश पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रिकॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं बीएसए को, रिव्यू अंडर सर्विस रूल दे सकते हैं। कंटेम्प्ट अगर पहले हाई कोर्ट ने बहाल किया था लेकिन पालन नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। टीईटी क्वालिफिकेशन 2019 की डेडलाइन से पहले कर लेना ही पर्याप्त है। क्या यह जजमेंट सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बन गया है? जी हाँ, यह जजमेंट अब स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जजमेंट बन चुका है। यह एक कानूनी सिद्धांत तय करता है। यह पूरे भारत में बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। इसके आधार पर हाई कोर्ट से छोटे सभी न्यायालयों को यह कानूनी व्यवस्था लागू करनी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेशियो डेसिडेंडी कानून का वह हिस्सा जो आगे आने वाले सभी मामलों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का रेशियो यहाँ है टीईटी क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट के समय अनिवार्य नहीं। 2019 तक योग्य होने का अधिकार सभी शिक्षकों को प्राप्त है। 2011 से 14 में टीईटी न होना कोई दोष नहीं है। सरकार की गलती का बोझ उम्मीदवारों पर नहीं डाला जा सकता। क्या सरकार इस पर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने ला सकती है? जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है, लेकिन यह साफ करना जरूरी है कि रिव्यू तभी स्वीकार होती है जब एरर अपैरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कानून की सीधी व्याख्या की है। फैक्ट्स अनडिस्प्यूटेड थे, कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं थी। रिव्यू की संभावना बहुत ही कम बची है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे क्लियर लीगल इंटरप्रिटेशन जजमेंट को शायद ही रिव्यू में बदल पाए। शिक्षक समुदाय के लिए यह जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी देरी का दंड शिक्षकों को अब नहीं मिल पाएगा। क्वालिफिकेशन पूरा करने का अधिकार का 2019 तक वैध है। इससे बड़े फैसले प्रैक्टिकल रिलीफ मिलेंगे। आर्बिट्रेरी टर्मिनेशन रुकेगा। बीएसए या डीआईओएस द्वारा रैंडम कैंसिलेशन खत्म होगा।
इंक्वायरी कमीशन अब नियमों के भीतर काम करेंगी। पहले से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। रीइंस्टेटमेंट के रास्ते खुलेंगे। यह फैसला यूथ टीचर्स के लिए कैरियर सेफ्टी का एक कवच बनकर उभरा है। शिक्षा क्षेत्र की नियुक्तियों में यह आदेश सर्वोच्च कवच बन गया है। दोस्तों, आज आपने भारत के कानून की वह ताकत और जादू देखा जो सबसे कमजोर की भी आवाज बन जाती है। उमाकांत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 INSC 1273, यह सिर्फ 2 शिक्षकों की लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई थी नियमों की गलत व्याख्या के खिलाफ, प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ और उस सिस्टम के खिलाफ जो अपनी गलती का बोझ आम नागरिकों पर डाल देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कानून का उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि न्याय देना है। एक तरफ BSA ने कहा कि TET नहीं था इसलिए नौकरी गलत। हाई कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के समय योग्यता नहीं थी इसलिए बरकरार नहीं रह सकती नौकरी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वह देखा जो शायद सबकी नजरों से छूट गया था। क्या राज्य ने TET समय पर कराया? क्या उम्मीदवारों को मौका मिला? क्या दोनों शिक्षकों ने 2019 की सीमा से पहले TET क्वालिफाई कर लिया था? और जब जवाब हाँ था तो न्याय केवल एक ही था, टर्मिनेशन रद्द करो और दोनों अध्यापकों को तुरंत बहाल करो, और यही हुआ। यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह हजारों टर्मिनेशन शिक्षकों को एक उम्मीद की किरण दिखाता है। यह बताता है कि कानून लिटरली नहीं लॉजिकल होता है, और यह सिखाता है कि प्रशासन कितना भी बड़ी शक्ति रखता हो लेकिन अंतिम शक्ति न्यायालय की ही होती है। तो अगर आप शिक्षक हैं, अगर आपका कैरियर क्वालिफिकेशन के विवादों में फंसा है, अगर आपकी नौकरी पर तलवार लटके है तो यह जजमेंट आपके लिए लाइफ लाइन है और सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को, इसकी नॉलेज को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको निश्चित ही शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल कानून टीवी को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करेंगे। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो जजमेंट के साथ अपने इस कानून टीवी चैनल पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।